नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोग का स्वागत है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग प्रश्न और उत्तर डिस्कस करेंगे। तो जो हम लोगों ने समझ लिया है, हम लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और हमने विद्युत और चुंबकीय इनका आपस में क्या एक रिलेशन है उसके बारे में अच्छी तरीके से समझ लिया है। तो थोड़े प्रश्न और उत्तर से देखते हैं हमने कितना समझा और कैसे प्रश्नों का उत्तर हमें थोड़ा सा जो समझा है उसको कैसे शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहला जो आज का हमारा प्रश्न है वो है, चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है। तो अगर आपको याद होगा, ये बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने सीखा था कि जो हमारी जो निडल होती है जब हम किसी मैग्नेट के पास लेकर आते हैं तो वो विक्षेपित हो जाती है। वो क्यों होती है? तो उसका क्या रीजन है कि जब चुंबक के निकट ये जो दिक् सूचक सुई को जब हम लाते हैं तो वो जो विक्षेपण होता है वो क्यों होता है? क्योंकि दिक् सूचक की जो सुई का नोक होता है वो एक चुंबक के ध्रुव की तरह कार्य करता है। तो जैसे अब आप सोच लीजिए कि एक चुंबक है, दूसरा अगर उसका एक और चुंबक आ रहा है तो उसमें उसके पोल्स के अकॉर्डिंग उनका रिएक्शन होगा। तो वही आ गया कि उसकी जो सुई का जो नोक है वो एक चुंबक के ध्रुव की भांति वो कार्य करता है। तो जब सुई को दंड चुंबक के पास हम लेकर आते हैं तो या तो सुई क्या होती है, आकर्षित होती है या उसके से प्रतिकर्षित होती है। मीन्स या तो अट्रैक्शन होता है या रिपल्शन होता है। तो जैसे दो हमारे मैग्नेट्स हैं तो बताइए अट्रैक्शन कब होगा? अपोजिट पोल्स जब मिलेंगे। वेरी गुड। कि एक नॉर्थ एक साउथ होगा तो वो क्या होगा, वो आपस में मिलेंगे। लेकिन अगर सेम पोल्स आ गए वो रिपेल होंगे। तो जब वही कि अब सुई जो है और कौन सा वो मैग्नेट का पार्ट है जिसके पास है उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करेगी। अगर सेम होगा तो रिपेल करेगी और अगर पोल्स डिफरेंट होंगे तो वो अट्रैक्ट करेगी। तो इसलिए वो या तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है या उससे वो दूर होती है, रिपल्शन शो करती है। एक और क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए। अब ये जो हमने पढ़ा था, मैग्नेटिक लाइंस जो बनती हैं, कहाँ डायरेक्शन क्या होता है? नॉर्थ टू साउथ। वेरी गुड। तो ये हम लोगों ने पढ़े थे, तो एक बार देखते हैं इनका उत्तर कैसे देंगे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में समाहित होती हैं। तो देखिए यही अभी हमने बोला था, है ना? याद आ गया, ये हमने करा था। वेरी गुड। एक है चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। आपको याद है वो हमने एक सेशन में करा था जिसमें हमने कहा था ये एक कैसा होता है, एक सर्कल की तरह लगता है। और हमने जब सोलेनॉइड इन सब के बारे में बात कर रही थी तो अंदर हमने देखा था, लगता था पैरेलल है, क्योंकि वो क्या है, ऊपर तो नॉर्थ टू साउथ जा रही हैं और मैग्नेट के अंदर उनका जो है वो साउथ टू नॉर्थ है। तो ये एक और खासियत आ गई। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। तो बंद वक्र वही इसलिए बताया कि ऊपर का एक डायरेक्शन है, अंदर का दूसरा डायरेक्शन होता है। जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घनी होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। और एक है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, कभी क्रॉस नहीं करती हैं। तो ये जो अब आप देखें, ये हम लोगों ने समझा था, अब इसको प्रश्न रूप में पूछा गया। तो अगर आपको याद आ रहा होगा, ये तो सारे पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं। बस इनको क्या है, एक कंपाइल करके मिला के एक अपने प्रश्न का उत्तर हमें बनाना है। और इससे आपको देखिए कितना ये जो हम अगर मैं कहूंगी तो ये वाला जो फर्स्ट पॉइंट है कि इनका डायरेक्शन क्या है, ये जरूर याद रखें। क्योंकि आपका जैसे हमने मोटर का स्ट्रक्चर देखा था, हमने जनरेटर का देखा था, तो उसमें हमने कहा था चुंबक के बीच में हमने कॉइल रखी है और फिर हम डायरेक्शन पता कर रहे थे, करंट का क्या होगा, फोर्स का क्या होगा। तो ये अगर आपका कभी, जैसे अभी मैंने जो पिक्चर दिखाई उसमें नॉर्थ और साउथ इस साइड में था, अब क्या है आपके एग्जाम्स में क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, इधर साउथ है इधर नॉर्थ है। फिर तो आपको तो याद रहेगा कि हमने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे देखी थी। तो अगर आपको ये इसमें हो गया तो आपके सारे डायरेक्शंस गलत हो जाएंगे।
तो इस बात का ध्यान रखें कि नॉर्थ टू साउथ है, तो आपके सामने जब भी कोई पिक्चर आए तो पहले आप ध्यान दीजिए कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है। तो या तो आपका नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की यह होगी, और अगर इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है, तो डायरेक्शन ये होगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखें, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड से ही हम जब उंगली रखते हैं तो बाकी और जो हमारी फिंगर्स होती हैं उनको हम रख के डायरेक्शन के बारे में पता कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है? तो आप देखेंगे ये जो आपका चैप्टर है ना, अगर आपने चैप्टर समझ लिया है तो आपसे इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते, क्योंकि ये पूरे हमारे प्रिंसिपल्स हैं, इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं हम लोग। तो जो चीज हमने पढ़ी है वही आंसर फॉर्म में है। तो अभी प्रश्न उत्तर करने के बाद आपको जिस टॉपिक में लगता है आप वो वाला सेशन जाइए, फिर से समझिए, क्योंकि वो चीज आपको क्लियर है, आप सारे उत्तर दे सकते हैं। तो विद्युत मोटर के सिद्धांत के अनुसार यदि किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें हम विद्युत धारा फ्लो करवाते हैं, की जाती है, तो कुंडली पर एक बल का कार्य होता है और जो कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाता है। कुंडली के घूमने की दिशा फ्लेमिंग के वामस नियम के अनुसार होती है। ठीक है, तो ये एक है, तो ये विद्युत मोटर का आपका ये एक सिद्धांत है कि जब हम किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो देखिए अभी हमने यही बात करी थी, तो वो जो है तो उस पर क्या होता है, जब एक हम करंट फ्लो करते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है। तो ये मैं आपसे 2-3 सेशंस में मैंने रिपीट करा है कि मोटर जनरेटर के सिद्धांत का आप डिफरेंस समझ लीजिए, और अगर कहीं आपको लग रहा है तो मोटर आप पहले अपने दिमाग में ये लेकर आ जाइए कि कैसे हम घर की मोटर चलाते हैं, पानी की मोटर स्विच ऑन करते हैं, मींस करंट देते हैं। तो ये अगर आपने दिमाग में रख लिया, फिर एफवीआई है हमारा। ठीक है, एफवीआई फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। ठीक है, अब विद्युत परिपथों तथा साधित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले दो सुरक्षा उपायों के नाम लिखिए, कि कैसे हम जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसको ऐसे हमें कोई नुकसान नहीं हो, करंट नहीं लगे, तो उसके क्या है। एक तो है फ्यूज का उपयोग। फ्यूज का उपयोग अभी हमने लास्ट सेशन में ही करा था कि कैसे वो जो फ्यूज है वो एक पर्टिकुलर हमारे एम्पियर का होता है, और जैसे जैसे हमारी चीजें यूज होती हैं उसके अकॉर्डिंग हम वो एम्पियर में चेंज कर सकते हैं और चीजों को हाई वोल्टेज के समय नुकसान होने से बचा सकते हैं। और भूमि संपर्क तार का उपयोग, कि जो अर्थिंग वायर है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा था कैसे विभवांतर जीरो हो जाता है और जो एक करंट है वो हमें नहीं लग सकता है। तो ये एक और आपके प्रश्न का उत्तर आ गया। अब ये जो है ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, तो ये बहुत सिंपल है, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करी तो डिफिकल्ट हो सकता है। तो ये है जो हमारा है कि 2 किलोवाट शक्ति अनुमतांक का एक विद्युत तंदूर किसी घरेलू विद्युत परिपथ तो मीन्स 220 वोल्ट में प्रचालित किया जाता है, जिसका विद्युत धारा अनुमतांक 5 एम्पियर है। इससे आप किस परिणाम की अपेक्षा करते हैं? तो अब ये देखिए कि इसमें जो हमारा चल रहा है, तो यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि कभी कभी आपको ये चीज नहीं दी जाएगी, होगा घरेलू विद्युत परिपथ, क्योंकि ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो कभी देते हैं, कभी क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करने के लिए देते भी नहीं है। तो जब भी घरेलू विद्युत परिपथ का अगर आपको कुछ वोल्टेज कुछ निकालना हो तो 220 आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, और यहीं पे क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हो सकता है आपको 180 वोल्ट के दे दे, तो ये तो अगर वो वैल्यू दी है तो आप वो डालेंगे, तब आप अगर वैल्यू मेंशन्ड है तो आपको वो डालनी है, नहीं मेंशन्ड है तो आपको 220 वोल्ट डालनी है। तो अब ये इतनी शक्ति का है, तो जो हमारा जो एक रिलेशन है वो क्या है विद्युत तंदूर का, कि I इज इक्वल टू P अपॉन V। करंट जो है, धारा जो है वो आपका जो पार है अपॉन वोल्टेज, ये एक हमारा रिलेशन है। तो हम हमेशा होता है कि
जो हमें वैल्यू दे रखी होती है वो हम लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं और फिर अपनी कैलकुलेशन करते हैं। दूसरा इसमें देखिए यहाँ पे जो है हमारा ये जो है ये एम्पियर है, ये वोल्ट है, ये किलोवाट है। तो हमें पहले इसको वॉट में चेंज करना होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा 2 किलोवाट है इसको वॉट में चेंज करेंगे तो 2000 वॉट, क्योंकि एक जो हमारा है कि 1000 किलोवाट, 1000 वॉट इज इक्वल टू 1 किलोवाट। तो यहाँ पे ये तो 2 किलोवाट हो गया, 2000 वॉट। तो अब बस हमें फॉर्मूले में रखना है कि ये जो हमारा पार है हमारी 2000, वोल्ट है हमारा 220। अब इसको है तो ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो आप ये देखें कुछ डेसिमल्स में आती है ये, तो हमने एक अप्रोक्सीमेट लिया 9 एम्पियर। अब देखिए यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है, तो ये में प्रचालित किया जाता है जिसका विद्युत धारा अनुमतांक जो उसकी जो है, हमने देखा था एक 5 एम्पियर एक 15 एम्पियर है, तो ये 5 एम्पियर की है और हम इतने का यूज कर रहे हैं। तो ये अब हमारी कितने, ये 9 एम्पियर की हमारे पास वोल्टेज आ रही है। तो अब जब सोच लीजिए कि हमारा क्या है, जो विद्युत धारा का अनुमतांक है वो है 5 एम्पियर, इससे कितनी आ रही है 9 एम्पियर। तो क्या सोचते हैं, वो वर्क कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, उसमें अति उष्णता आ जाएगी और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, मींस उसका जो अगर फ्यूज है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये इस कारण क्या होगा, जो परिपथ होगा वो टूट जाएगा, वो काम नहीं कर पाएगी। तो इसलिए तो यही जो हम घर में जो आपको बताया था कि सॉकेट्स हम उतनी पार के रखते हैं क्योंकि उसमें उतनी करंट जाएगी। और अगर हम इसको अगर हमने किसी उस पर लगा दिया, कम उस पर, तो ये काम नहीं हो पाएगा। तो और ज्यादा, और अगर वह, और इस प्रकार से हमारा जो एक प्रॉपर उसका सब वो है करंट पास करने का, वो एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। तभी होता है कि कुछ पॉइंट्स पे हमारी कुछ मशीन्स नहीं चल पाती हैं और मशीन्स को चलाने के लिए हमें स्पेशल एक अपने सॉकेट्स लगाने होते हैं। तो आज हम लोगों ने थोड़े प्रश्न और उत्तर के साथ देखा कैसे जो है कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं। तो अगर हमारे पास चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो हमें ये आंसर्स देने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। और एक ऐसे का आपने लास्ट एक हमने न्यूमेरिकल भी देखा, तो इस टाइप से आप न्यूमेरिकल्स के जो और आपकी बुक में दे रखे हैं उनका लिखकर प्रैक्टिस करें और ये चैप्टर को पक्का करें। एक और हमारा इसका इस चैप्टर का सेशन है जिसमें थोड़े से प्रश्न और उत्तर और डिस्कस करेंगे। अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।